हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड इसमें चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो लास्ट टाइम पे हमने इसमें थ्योरम्स कंप्लीट की थी, जिनमें की लास्ट थ्योरम थी हमारी पॉइसन्स इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर अ सर्कल। इसके बाद में नेक्स्ट हम करेंगे मोरेरास थ्योरम एंड सभी नेमिंग थ्योरम्स जो हैं इनका स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है, ऑल्सो प्रूफ भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि कभी आप सोचो कि सिर्फ और सिर्फ प्रूफ से काम चल जाएगा, स्टेटमेंट आपको ध्यान ना हो, पता चले एग्जाम टाइम पे नेम फॉर्म में आ गया, यानी कि क्वेश्चन आपसे दे दिया कि स्टेट एंड प्रूफ मोरेरास थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, स्टेट एंड प्रूफ पॉइसन्स इंटीग्रल फॉर्मूला, तो सभी के स्टेटमेंट्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहता है? If f of z be continuous in a simply connected domain D and integration over gamma f of z into dz is equals to 0, where gamma is any rectifiable Jordan curve in D, so then f of z is analytic in D. यानी कि यदि f of z क्या है, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है किसमें, किसी भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन D में, और ऑल्सो आपको क्या गिवन है कि इंटीग्रेशन ओवर गामा f of z dz किसके इक्वल है, 0 के, जहां पर गामा क्या है, कोई भी रेक्टिफिएबल जॉर्डन क्लोज्ड कर्व है आपके पास में डी के अंदर। सो देन आपको इसमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो एफ ऑफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक है डी में। दैट मीन्स कि वो कंटिन्यूअस के साथ डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप दो पॉइंट कंसीडर करोगे, एक फिक्स्ड पॉइंट और एक वेरिएबल पॉइंट। तो क्या लाइट करोगे कि लेट जेड नॉट बी एनी वेरिएबल पॉइंट, एंड Z नॉट हमने कंसीडर कर लिया, एंड Z बी एनी फिक्स्ड पॉइंट। इन द रीजन D, इन द रीजन D क्या कहा है हमने कि Z नॉट कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, यानी कि ये चेंज हो सकता है, और Z क्या है, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट है किसी भी रीजन D में। अब आपसे क्या कहा है कि गामा कोई भी कैसा है, रेक्टिफिएबल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व है डी में। तो यहाँ पर आपको कोई भी दो कर्व कंसीडर करने पड़ेंगे। तो आप क्या लेट करोगे ऑल्सो कि लेट गामा 1 एंड गामा 2 बी एनी कंटिन्यूअस रेक्टिफिएबल कर्व इन डी जॉइनिंग, जो कि क्या करेंगे, टू पॉइंट्स को z नॉट को z से जोड़ेंगे, जॉइनिंग z नॉट टू z, एंड क्या लेट करोगे आप कि लेट गामा बी एनी क्लोज्ड, यानी कि हमने कोई भी दो कर्व कंसीडर किए, गामा 1 और एक गामा 2, जो कि क्या कर रहे हैं, z नोट से z को जोड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों भी तो किसी एक के अंदर आएंगे। तो हमने क्या माना है कि गामा कोई भी ऐसा क्लोज्ड रेक्टिफिएबल जॉर्डन कर्व है जो कि कंसिस्ट करेगा किसको, गामा 1 को भी और गामा 2 को भी। और एक के लिए डायरेक्शन आप क्या लोगे, चेंज लोगे, तो एक माइनस साइन के साथ में आएगा। तो क्या लोगे कि लेट गामा बी एनी क्लोज्ड, या फिर आप कह सकते हो बी एनी कंटिन्यूअस क्लोज्ड रेक्टिफिएबल कर्व कंसिस्टिंग गामा 1 एंड माइनस गामा 2। सो वी हैव, हमारे पास कंडीशन क्या निकल करके आएगी कि इंटीग्रेशन ओवर गामा f ऑफ z इंटू डी जेड किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर गामा 1 f ऑफ z इंटू डी जेड एंड प्लस इंटीग्रेशन ओवर माइनस गामा 2 f ऑफ z इंटू डी जेड। एंड ऑल्सो आपको कंडीशन क्या गिवन है कि इंटीग्रेशन ओवर गामा f ऑफ z इंटू डी जेड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इंटीग्रेशन ओवर गामा f ऑफ z इंटू डी जेड किसके इक्वल है, 0 के। इसको कंसीडर कर लीजिएगा क्या, इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दोगे। एक बार पहले यहां तक नोट कर लीजिएगा, ऊपर का रफ कर दो, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट implies
आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी जब आप इसको जीरो पुट करोगे, तो जीरो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यदि यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, यदि यहाँ पर आपके पास में क्या है माइनस के गामा टू है, तो इस साइन को अगर आपको प्लस में कन्वर्ट करना है तो दैट मीन्स क्या आ जाएगी आपके पास कंडीशन माइनस इंटीग्रेशन गामा टू एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड। क्लियर? नाउ यहाँ से ये वाली वैल्यू आपके पास निगेटिव है, दूसरी साइड जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन ओवर गामा वन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन ओवर गामा टू एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास में हमने क्या कंसीडर किए थे, रेक्टिफिएबल कर्व कंसीडर किए थे, किसके अलोंग, किसी भी रेक्टिफिएबल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व के अलोंग, वो दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सो यहाँ से आगे करेंगे क्या करेंगे, एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, उसके बाद में आगे सॉल्यूशन करेंगे। एक बार पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इन अ सेंस द इंटीग्रल अलोंग एवरी रेक्टिफिएबल कर्व ज्वाइनिंग, जो कि किसको ज्वाइन कर रहे हैं, z नॉट से z को। भाई दो कर्व कंसीडर किए थे, गामा वन और गामा टू, जो कि ज्वाइन कर रहे हैं z नॉट से z पॉइंट को, इज द सेम, यानी कि जो इंटीग्रल है दोनों के लोग वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सो नाउ लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, या फिर आप कहना लेट अस कंसीडर, कंप्लीट ही लाइट कर लोगे आप क्या कि इंटीग्रेशन, सपोज दैट हमने फंक्शन अगर कंसीडर किया एफ ऑफ जेड, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। और गामा के लिए हम यहाँ पे लिमिट क्या लेकर के चले, हमने क्या कहा है कि जो हमारे पास कर्व है वो जेड नोट से जेड पॉइंट को जोड़ रहा है, तो दैट मीन्स लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास, जेड नोट टू जेड आ जाएगी। अब हमें एक्चुअल में शो करके क्या दिखाना है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास में ये कैसा होना चाहिए। भाई हमने कहा है कि जो भी फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है, किसमें, किसी भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। गामा क्या, रेक्टिफिएबल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व है डी का, तो देन हमें शो करना है कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस के साथ डिफरेंशियल भी शो करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो एफ ऑफ जेड है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो हमने फंक्शन किसको माना है, एफ ऑफ जेड को यहाँ पर, दैट मीन्स एफ ऑफ जेड किसके इक्वल आना चाहिए, एफ डैश जेड के इक्वल आना चाहिए। ये कंडीशन हमारी होल्ड होनी चाहिए कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है गिवन पॉइंट पे। तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि वो कैसा होगा, कंटिन्यू एनालिटिक होगा। क्लियर? तो हमने कोई भी फंक्शन कंसीडर किया इस फॉर्म का। यदि यहाँ पर आप देखो दो पॉइंट, एक जेड नोट और एक जेड, इसका एक कोई भी जेड का नेबरहुड पॉइंट कंसीडर कर लो। क्या करते हैं हम, जो आपके पास में जेड नोट पॉइंट है उसमें क्या कर दीजिए, एच ऐड कर दीजिए। तो लेट जेड नोट प्लस एच be any neighborhood किसका, of the point z, so then we have फंक्शन आपका जो रहेगा उसके लिए लिमिट क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कहां से कहां तक जाएगी, जेड नोट से लेकर के जेड नोट प्लस एच तक टेंड कर जाएगी। एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको कंसीडर कर लीजिएगा क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ से आगे देखने से पहले चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना z नोट ना करके z ही कंसीडर करना। ठीक है, z प्लस h कोई भी नेबरहुड पॉइंट है, क्योंकि हम किस पॉइंट का ले रहे हैं, z का ले रहे हैं, तो z का नेबरहुड पॉइंट हम क्या कंसीडर करेंगे, z प्लस h। सो देन वी हैव, हमारे पास में कंडीशन क्या जाएगी, f ऑफ z में z को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, z प्लस h से, तो इज इक्वल्स टू लिमिट z नोट से लेकर के कहाँ पे टेंड करेगी, z प्लस h पे f ऑफ w इंटू डी डब्ल्यू। इसको कंसीडर कर लीजिएगा क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ इक्वेशन थर्ड में से माइनस कर दीजिए इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। अच्छा, हम ऐसा कर रहे क्यों है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। एक्चुअल में हमें प्रूफ क्या करना था कि फंक्शन जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि f ऑफ z
डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यानी कि यदि हम एक फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ जेड मान रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ जेड के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ जेड हमारा कंटिन्यूअस भी है और यदि हम इसको डिफरेंशिएबल शो कर देंगे तो दैट मीन्स कि वो फंक्शन जो आपका कंटिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल भी है तो आप कह सकते हो कि वो क्या होगा, एनालिटिक होगा डी में। तो अब इस एफ डैश जेड के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एच, और यदि हम लिमिट ले रहे हैं h टेंड्स टू 0 पे तो ये आपके पास में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो आप कहोगे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। तो इसलिए हमने एक टर्म बनाई एफ ऑफ जेड प्लस एच की, एक हमारे पास में है एफ ऑफ जेड। तो पहले क्या कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए, उसके बाद में इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, h से, और यदि ये एग्जिस्ट करेगा तो दैट मीन्स कि लिमिट जो है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। तो एट द एंड आप क्या कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे एफ ऑफ जेड, यानी कि पहले दोनों इक्वेशंस को माइनस करके h से डिवाइड करके माइनस कर देना दोनों साइड एफ ऑफ जेड को। जब वो साइड आपकी 0 के इक्वल जाएगी तो ये इज इक्वल्स टू में जाकर के प्लस के एफ ऑफ जेड आ जाएगा, तो आपके पास ये वाली कंडीशन एक्चुअल में प्रूफ हो जाएगी। क्लियर? तो आपको लाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके स्टेप्स डिसाइड होते हैं। तो इक्वेशन थर्ड में से हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड को, तो क्या जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू, एंड इसमें से आप माइनस कर दोगे किसको, लिमिट जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। ये आपके पास कंडीशन आ गई। नाउ क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर आपको इसमें तीन टर्म्स देखने के लिए मिल रही है, जेड नॉट दोनों में सिमिलर है, एक जेड और एक जेड प्लस एच। तो हम लिमिट्स क्या कर लें, चेंज कर लें, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बट क्या डिफरेंस आ जाएगा, माइनस साइन की जगह पे प्लस साइन, की माइनस साइन आएगा जब आप लिमिट चेंज करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू प्लस ये हो जाएगा जेड टू जेड नॉट एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। यहाँ पे एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, जेड नॉट से लिमिट जा रही है जेड प्लस एच पे, जेड प्लस एच से जेड पे जा रही है, फिर जेड नॉट पे जा रही है। इसका मतलब कुल मिलाकर के आप क्या कह सकते हो कि इसको यदि आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लो कि इसको पहले लिख ले प्लस में है दोनों इंटीग्रेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड नॉट एफ ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू प्लस इंटीग्रेशन लिमिट जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। अब थोड़ा सीक्वेंस देखना समझ में आता है क्या, यहाँ पे लिमिट जा रही है z से z नोट पे और फिर z नोट से किस पे जा रही है, z प्लस एच पे, दैट मीन्स z से डायरेक्टली कहाँ जा रही है, z प्लस एच पे। क्लियर? तो इस इंटीग्रेशन को आप किस फॉर्म का लिख सकते हो, इसको रफ कर दूं ऊपर से, तो इसको आप किस फॉर्म का लिख सकते हो, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ पे पहुंची, z से z प्लस एच पे एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। यहां तक तो किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको कंसीडर कर लीजिएगा क्या आप, इक्वेशन नंबर 4। क्या कंसीडर करोगे इसको, इक्वेशन नंबर 4। नाउ क्या करना है, दोनों साइड h से डिवाइड कर दोगे, इसी में कर दो एक स्टेप, सो इम्प्लाइज दैट इसको डिवाइड कर दोगे आप h से, तो इसको भी h से आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस होनी चाहिए दोनों साइड। नाउ हमें क्या करना है, माइनस कर देना है एफ ऑफ जेड को, सो इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एच, और इसमें से माइनस कर दोगे आप एफ ऑफ जेड को। सिमिलरली लिमिट जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू जी डब्ल्यू, इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको एफ ऑफ जेड को। क्लियर हो रही है? अब यहां से क्या कर सकते हैं हम, इस इंटीग्रेशन में से माइनस हो रहा है केवल सिंपल एफ ऑफ जेड, 1/h है तो कंप्लीट में से 1/h कॉमन लेने के लिए क्या कर दीजिए, इसमें h से डिवाइड कर दीजिए और h से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिवाइड वाला आप बाहर लिख सकते हो, दैट मीन्स 1/h, ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन लिमिट z टू z प्लस एच एफ ऑफ डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू माइनस, अब देखो ये जो एफ ऑफ जेड है इसको एज इट इज रहने दीजिए, इंटीग्रेशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डी डब्ल्यू है तो दैट मीन्स यहाँ पर भी इंटीग्रेशन डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में होगा। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 3 है, एफ ऑफ जेड यहाँ पर ऐसी का ऐसी है, h डिवाइड में है तो ये आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि
क्योंकि हमने 1/h कॉमन लिया है दोनों टर्म्स में से। अब केवल और केवल जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में h है वो आना चाहिए। तो ऐसी क्या लिमिट पुट करें जो h मिल जाए। तो देखना यहाँ पर हमारी लिमिट चल रही है z टू z प्लस h, तो इसका मतलब z प्लस h माइनस z जब हम लिमिट पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इंटीग्रेशन w के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z को तो आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, तो f ऑफ z तो एज इट इज रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं 1 ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जब आप 1 का इंटीग्रेशन w के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा आपको, w मिलेगा। और यदि हम लिमिट लेते हैं z टू z प्लस h, तो लिमिट पुट करोगे तो z प्लस h और लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस z, z से z कैंसिल आउट, केवल और केवल क्या आएगा आपके पास, h आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो इसका मतलब इस h के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, नहीं वही चीज हमने की है। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो लिमिट कहां से कहां पे जा रही है, z से z प्लस h पे, z से z प्लस h पे, तो इसको आप इंक्लूड करके लिख सकते हो लिमिट z टू z प्लस h f ऑफ w इंटू डी डब्ल्यू, या फिर कह सकते हो f ऑफ w में से माइनस होगा f ऑफ z और इंटू में कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, नीचे तक का दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है जी, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिएगा और एक काम करना, इसको हैंड टू हैंड कंसीडर कर लेना। इक्वेशन नंबर 5 यहीं पे लिख देते हैं, f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाय h। नोट कीजिए, फिर ऊपर का रफ कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। नाउ किसके लिए लोगे आप कंडीशन, यहाँ पर आप फंक्शन देख रहे हो f ऑफ w माइनस f ऑफ z बैठ रहा है, तो इसकी वैल्यू आपको मॉड में निकालनी पड़ेगी। नाउ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, वहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा, डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा, सच दैट मॉड ऑफ f ऑफ w माइनस f ऑफ z क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। एंड यदि हम w माइनस z की बात करें, ये क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। यहां तक तो क्लियर। सो नाउ आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, यदि आप इसका मोड लोगे तो मॉड ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस में क्या था, f ऑफ z भी तो चल रहा था, f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाय h, और इसमें से माइनस करोगे आप f ऑफ z को, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ h इंटीग्रेशन लिमिट z टू z प्लस h। अब इसको पूरे पे लेना, f ऑफ w माइनस f ऑफ z इंटू डी डब्ल्यू। क्लियर, कंप्लीट का मॉडुलस। अब जब आप मॉड को हटाओगे तो इक्वल, जो आपका इक्वालिटी का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनइक्वालिटी के साइन में। सो दिस टर्म इज लेस देन इक्वल्स टू किसके आ जाएगी, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ h इंटीग्रेशन लिमिट z टू z प्लस h मॉड ऑफ f ऑफ w माइनस f ऑफ z, और इंटू में कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ डी डब्ल्यू। बट हमने अभी देखा मॉडुलस ऑफ f ऑफ w माइनस f ऑफ z लेस देन है किससे, एप्सिलॉन से। वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर का रफ कर दूं। सो दिस टर्म इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ h इंटीग्रेशन लिमिट z टू z प्लस h मॉड ऑफ डी डब्ल्यू, और इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास, लेस देन एप्सिलॉन आई है, तो दैट मीन्स दिस टर्म आ गई। जब यहाँ पर आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, मॉड w की, तो ये क्या निकल करके आ जाएगी आपके पास में कि मॉडुलस ऑफ f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाय h माइनस f ऑफ z लेस देन आ जाएगा किससे, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ h। इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट पुट करोगे z प्लस h माइनस z, z से z कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, मॉडुलस ऑफ h, मॉडुलस ऑफ h से मॉडुलस ऑफ h कैंसिल आउट, यानी कि दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है, दैट मींस दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। नोट कर लिया ये।
कहीं पर अगर कुछ भी क्लियर ना हो रहा हो तो आप सभी पूछ सकते हैं, ठीक है। बट सभी थ्योरम्स बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलनी है। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको डायरेक्टली कैंसिल कर दो, ये आपके पास आ गई वैल्यू। सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, सो वी हैव, क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास में, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एच माइनस एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0। सो इम्प्लाइज दैट आप कह सकते हो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एच वेयर लिमिट एच टेंड्स टू 0 किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ जेड के। विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड। तो यदि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है तो हेंस ये कैसा होगा, एनालिटिक भी होगा। एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या लिखोगे आप, सिंस the function capital F of Z is differentiable in the domain D, so that is, यहां से क्या कह सकते हो कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स एफ ऑफ जेड, कैपिटल एफ ऑफ जेड कैसा होगा, एनालिटिक भी होगा। द सेंस कैपिटल एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन डी। बट हमें तो किसको दिखाना है, स्मॉल एफ ऑफ जेड को दिखाना है कि स्मॉल एफ ऑफ जेड कैसा होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। तो इसका मतलब यहां से अगर आप देखो तो आप कह सकते हो कि एफ ऑफ जेड जो है वो डेरिवेटिव है किसका, कैपिटल एफ ऑफ जेड का। तो यदि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो दैट मीन्स उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो आप क्या कहोगे कि सिंस द डेरिवेटिव of an analytic function is analytic, so hence f of z is analytic in D। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करके दिखाना था कि f of z जो है वो एनालिटिक होगा डोमेन D में। क्लियर? किसी को इस थ्योरम में कोई भी डाउट है तो बता दीजिएगा। कल को कोची इनइक्वालिटी पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में, और 2 क्वेश्चन है वो करेंगे। उसके बाद आपकी इसमें लियोवलीज थ्योरम रह जाएगी, टेलर्स और लॉरेंट्स, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, एंड देन आपका ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप अप्रोक्स मान करके चल सकते हो 3 तो 5 या 6 लेक्चर में, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर आपका ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 1 बजेगा आपका रेसिड्यू वाला, वो इम्पोर्टेंट है, और वो होते ही आप ये मान लीजिएगा कि आपका ऑलमोस्ट सिलेबस इस वाली बुक का कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि जो उससे फिर नेक्स्ट वाला चैप्टर रहेगा उसके पीछे आप मत पढ़िएगा। अगर उसके पीछे पढ़ोगे आप ये समझ लेना कि बाकी सारा का सारा सिर के ऊपर से जाएगा, कुछ भी समझ में आने वाला आपको नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इनमें से कुछ मत छोड़ना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।